आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त खास तौर से हमारा बेहद खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। अनंतनाग जिले का एक गांव है वेल और इस गांव में सरतान यानी कि कैंसर के मर्ज से दहशत फैल गई है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 20 अफराद इस मर्ज से फौत हो चुके हैं। अभी भी कई लोग जेर इलाज हैं। आसपास के लोग इस कैंसर गांव के नाम से इसे पुकारने लगे हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि महकमा सेहत इससे लाइल्म है। कैंसर रिसर्च सेंटर तक को पता नहीं है कि एक छोटे से गांव में कैंसर के इतने मरीज हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में कैंसर के मरीजों के तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इस हवाले से ज़िसलाम सरकारी आदाद-ओ-शुमार और माहिरीन से बातचीत कर चंद रिपोर्ट भी नश्र कर चुका है। शहरी इलाकों से लेकर देही इलाकों तक और बालाई इलाकों से लेकर डाउन टाउन तक ये मर्ज हर इलाकों में पाया जाता है। जम्मू के जीएमसी हो या जेएमसी और या फिर स्किम्स, कैंसर वार्ड में मरीज जिंदगी से जंग करता रहता है। ये अनंतनाग जिले का वेल गांव है। जिला सदर मुकाम से महज 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर। यहाँ गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कैंसर से 20 मौत वाक़ई हो चुकी है। हालत यह है कि आसपास के लोग वेल को अब कैंसर गांव के नाम से पुकारने लगे हैं। मकामी लोग उन वजूहात को जानने के लिए परेशान हैं कि आखिर इलाके में कैंसर का जरासीम क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से धीरे धीरे लोगों में खौफ व हरास भी पाया जाने लगा है। मकामी लोगों का कहना है कि माहिरीन की टीम भेजकर इसकी तहकीक कराई जानी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि कोई आए सरकार वाला कि जो मतलब इन लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए, इनको मतलब मदद मिलनी चाहिए और कोई हेल्प सेंटर होना चाहिए नज़दीक के जिसमें इसका इलाज हो। और गवर्नमेंट की तरफों मतलब इनको पता चलना चाहिए कि किस चीज़ के साथ इनको कैंसर की बीमारी हो जाती है। आज से 2 साल पहले यहाँ इतने पेशेंट नहीं थे। 2 सालों से पेशेंट बढ़ गए। तो आज अगर तादाद देखेंगे हम कम से कम 20 पेशेंट से ज़्यादा होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि ये किस वजह से होता है यहाँ पे, और या पानी में है, किस चीज़ में है, किस वजह से होता है। तो इसके लिए यहाँ पे टीम आनी चाहिए कुछ जो यहाँ लोगों को बताए कि ये किस वजह से होता है। कोई सेंटर भी नहीं है जो आसपास होगा जहाँ पे हम जाएंगे, जहाँ हमें वहाँ कोई बोलेगा कि ये किस वजह से होता है। और यहाँ पे कोई टीम आनी चाहिए जो यहाँ पे हम लोगों को बताए कि आपको करना क्या है, कौन सी दवाई खानी है, कौन सी चीज़ खानी है, किस वजह से होता है। यहाँ लोगों की माली हालत इतनी मजबूत नहीं है कि लोग कैंसर जैसे मर्ज का इलाज खुद करा सकें। कुछ समाजी तंजीमें इलाज मुआलजे में ताउन करती हैं, लेकिन ये भी काफ़ी साबित नहीं होता। मुतलका हिकाम से हेल्थ डिपार्टमेंट को हम गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आए, यहाँ विजिट करें और यहाँ देखें कि इसका बुनियादी रूट काज क्या है। तो सुनने में आया है कि वहाँ पर जो पानी की किल्लत भी है और वहाँ से जो पानी आ रहा है, तो सुनने में आया है ये कि वहाँ पर पानी की ही वजह से ये बीमारी होती है। तो हम मुतलका हुकाम से ये गुजारिश करते हैं NGO सईद सादात की यूनिट की तरफ से, सालिया यूनिट की तरफ से, कि वहाँ पर आए और वहाँ पर कैंप लगाए ताकि ये जान सकें कि ये बीमारी होती क्यों है। हैरानी की बात है कि मर्ज की रोकथाम और बेदारी पैदा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक कैंसर रिसर्च सेंटर कायम है, लेकिन वो कर क्या रहा है ये किसी को नहीं मालूम। CMO साहब का हाल यह है कि उन्हें न तो वेल गांव के बारे में कुछ पता है और न ही मरीजों की तादाद का रिसर्च सेंटर के पास कोई डाटा है। कैमरे पर बोलने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। वेल इलाके में बीमारी फूट पड़ने के हवाले से चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग के दफ्तर में कोई भी जानकारी नहीं है। चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग के दफ्तर में ना ही चीफ मेडिकल ऑफिसर मौजूद थे और ना ही किसी दूसरे ऑफिसर ने हमारे साथ बात करने में दिलचस्पी जाहिर की। इनका मानना है कि अभी तक इस हवाले से इनके पास कोई जानकारी नहीं है। पहले जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद ही ये मीडिया से बात करेंगे। अरबाब इक़्तिदार की ये खामोशी कई सवाल को जन्म देती है कि दूरदराज इलाके में रहने वाले लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों, और 2 साल गुजर जाने के बाद भी जिला इंतजामी और बिलखुसूस महकमे सेहत के आला अफसरान को ये खबर नहीं पहुंची। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के गैस्ट्रो शोबे में डॉक्टर मोहम्मद शफी का कहना है कि जांच के बाद ही असल वजह का इल्म हो सकेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मकामी लोग बेखबरी में किसी खतरनाक शय का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो काफ़ी साल से ऑब्जर्वेशन की है
जो ये एरिया है इनमें काफ़ी ये पेशेंट पाए जाते हैं। तो इनमें क्या वजूहत है कि हमारे यहाँ क्यों ये कैंसर ज़्यादा कॉमन है, ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है इसमें क्यों ये ज़्यादा ये मेलिग्नेंसी ये क्यों कॉमन है, ये किन लोगों में पाया जाता है? ये उम्र उन लोगों में पाते हैं जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के हों, ज़्यादा जो मर्द लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, जो सिगरेट पाने वाले, तंबाकू पीने, नशे करने वाले उनमें पाया जाता है, और अगर कोई शराब का इस्तेमाल कसरत से कर रहा हो तो उसमें भी पाया जाता है। कई क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री होती है, ये कभी जो कैंसर है ये खानदानों में भी चला जाता है, एक किस्म मौरूसी कहेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ जाते हैं, तो ये भी एक वजूहत है कि इस इलाके में ज़्यादा ये कैंसर पाए जाते हैं। माहिरीन और मकामी लोगों का कहना है कि आलूदा पानी की वजह से कैंसर के जरासीम पनप रहे हैं। दूसरा, तंबाकू व शराबनोशी भी इसकी एक वजह हो सकती है। कुछ भी हो, गांव में सूरत हाल तशवीशनाक है। फौरन से पेशतर इन इलाकों में मर्ज के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के साथ साथ ऐसे सेंटर कायम किए जाने चाहिए जहां टेस्ट और जांच का इंतजाम हो। जी सलाम के लिए अनंतनाग से खालिद मुंतजिर की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर अल्ताफ हकीम साहब, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ही गांव में कैंसर के इतने पेशेंट मिले? क्या कैंसर भी फैलता है, फैलने वाली बीमारी? जी, मैं तकरीबन 30 इयर्स से ऑन्कोलॉजी कर रहा हूँ। जो हमने देखा है, नॉट हियर, आउटसाइड इंडिया आल्सो, देयर आर 2 फैक्टर्स जो इसके लिए, एक एक्यूट फैक्टर होता है, दूसरा होता है जेनेटिक। एक्यूट फैक्टर में होता है हाई सॉल्ट कंजम्पशन होता है, हाई नाइट्रेट कंजम्पशन होता है, लो डाइटरी विटामिन AC होता है, पुअर फूड प्रिपरेशन होता है, लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है, पुअर ड्रिंकिंग वाटर होता है। इसी तरह जेनेटिक फैक्टर में टाइप ए ब्लड ग्रुप में ज्यादा होता है, परनिशियस एनीमिया में ज्यादा होता है, फैमिली हिस्ट्री विदाउट नोन जेनेटिक फैक्टर्स और भी होते हैं, हेरिडिटरी डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर में होता है, HER2 एक है जेनेटिक, उसमें होता है। लेकिन इस साल अप टू जून मैंने 200 मरीज कैंसर के देखे हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी SMS में, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि तकरीबन 40 से 50 केस हमने कैंसर स्टोमक के ही देखे हैं। अब क्या हो रहा है इधर इस इलाके में, साउथ में, it definitely one of the most important factor is our pesticides which we use in these fruits. They go in the water में जब जाते हैं, हम वाटर पीते हैं या सब्जी खाते हैं, एक होता है। दूसरा फैक्टर है जो हेलिकोबैक्टर है, जो यहाँ डल झील में होता है, मे बी इन दिस एरिया ऑल्सो इट इज प्रेवलेंट। तो हेलिकोबैक्टर एक जरासीम है जो आप ही कहते हैं कि पानी में कुछ है, वो भी कर सकता है। वो ये दोनों चीजें कर सकते हैं। पेस्टिसाइड जो हम डालते हैं विच और कार्सिनोजेनिक, उससे होता है। अब कैसे हम ये इसको ठीक करेंगे? मुझे लगता है मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा क्योंकि ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन दैट ही इज नोइंग दैट रिसर्च शुड बी डन। हमने रिसर्च की, कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमने सैंपल भेजे SMHS हॉस्पिटल से। उन्होंने क्या किया, कोई तालमेल ही नहीं है। देयर शुड बी ए ग्रुप विच विल लुक आफ्टर, जैसे जापान में है। जापान में कैंसर ज्यादा है गैस्ट्रिक का, उन्होंने बहुत से तजुर्बे किए हैं, व्हेन दे हैव ब्रॉट इट अप। ऐसे लगता है कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में 2 लाख मरीज इसके हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में 3 लाख है। जापान हैज बीन द कॉर्नरस्टोन इन डायग्नोसिस, प्रिवेंटिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ द स्टोमक कैंसर। इसी तरह से हमें भी करना, हमने किया, बहुत दफा किया है, इंस्टीट्यूट में हमने किया, SMHS ने किया, हमने दिए सैंपल, गैस्ट्रिक कैंसर के सैंपल दिए, इंस्टीट्यूट वालों को दिए, यूनिवर्सिटी कश्मीर के वालों को दिए। लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो जाते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाद में नहीं देखते। देयरफॉर दिस शुड बी प्रॉपर्ली मैनेज्ड एट अ हाई लेवल। आई रिक्वेस्ट अगेन जी, especially President Governor Saab, he is well known for these studies. He knows what to do. कि एक ग्रुप कायम करे जो
जेनेटिकली देखे क्या हो रहा है। देखो अब बोलते हैं कि 50 के बाद होता है, हमने 25 साल के भी देखा है, 30 साल के भी देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने एक अब दूसरा जो HER2 जो है वो भी देखा है। HER2 एक जेनेटिक मतलब एक है, आप समझे, मतलब it's a research project now. Even our center, SMHS Gastroenterology Department, they are trying to see कि अगर HER2 पाएंगे तो कैसे इसको ट्रीट करेंगे। So it needs a basic infrastructure for a well-planned group, which we'll see, and we have to have a connection between. बहुत अहम बातें आपने बताई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्ताफ हकीम साहब। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे कैंसर स्पेशलिस्ट, और वजूहात बयां कर रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी वजह होती है जिसके चलते ये बीमारी हो सकती है। तो कश्मीर में एक गांव, छोटा सा गांव, जिसमें कि 20 से ज्यादा लोग कैंसर जैसी बीमारी से मुतासिर हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की जानिब से बारामूला के उड़ी सेक्टर में जो लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से मोर्टार और भारी शेल्स दागे जा रहे हैं। हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन LOC के पास रहने वाले लोगों में खौफ है। वाज़ेह हो कि सनीचर को भी इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई थी और मोर्टार दागे गए थे। एक मोर्टार मकामी मोहम्मद हुसैन के घर पर गिरा था, जिससे कि उसके घर का एक हिस्सा तबाह हो गया था। मकामी लोगों ने सरकार से इलाके के लोगों के लिए बंकर बनाए जाने की मांग की है। किश्तवाड़ जिले के दरबशाला कुलीगाड़ी में लैंडस्लाइड के सबब हुए सड़क हादसे के दौरान 7 अकीदतमंद हलाक हो गए, जबकि 12 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। हादसे का शिकार हुए लोग उधमपुर के रहने वाले थे, जो कि मचेल माता मंदिर का दर्शन करने के लिए पढेर जा रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां कश्मीर में सड़क हादसा, किश्तवाड़ जिले के दुर्बशाला कुलीगाड़ी में लैंडस्लाइड के सबब हुए सड़क हादसे में 7 अकीदतमंद हलाक हो गए हैं और 12 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे का शिकार हुए लोग उधमपुर के रहने वाले थे, जो कि मचेल माता मंदिर में दर्शन के लिए पढेर जा रहे थे। आंजहानी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ताजियती जलसे का एहतमाम किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर अमित शाह दहाइयों तक का वाजपेयी के रफीकार रहे, खासतौर से लाल कृष्ण आडवाणी, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने पुरानी यादों का जिक्र करते हुए कहा कि वाजपेयी की याद रियासत की आवाम के दिलों में हर वक्त जिंदा रहेगी। वाजपेयी को अजीम शख्सियत करार देते उन्होंने कहा कि वो पहले वजीर आजम थे जिनकी दौर इख्तियार में कश्मीर में गैर जानिबदार तरीके से इंतखाब हुए। वो बहुत ही अजीम शख्स थे, वॉज अ ग्रेट मैन, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो मसीहा से कम नहीं थे। वो वाहिद एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, ऐसे इस मुल्क के लीडर थे जिन्होंने कश्मीर के लोगों के जज्बात और उनकी अना को समझा, उन पे भरोसा किया। पहले लीडर इस मुल्क के वजीर आजम जिन्होंने कश्मीरियों पे भरोसा किया और कश्मीरियों का भरोसा जीता। ये कोई आसान बात नहीं है। आमतौर कहा जाता है जम्मू कश्मीर में ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसा नहीं है उनको हम पे और हम पे उन पे। पर अटल जी ने इतने थोड़े अरसे में इस चीज को आपस में जोड़ने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 इंस्टेंसेस जो मुझे मालूम है कि एक बार जब 2002 में जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होने वाले थे, मुफ्ती साहब वाजपेयी जी से मिले। वाजपेयी जी ने कहा, मुफ्ती जी क्या कहते हैं कश्मीर के लोग? मुफ्ती साहब ने कहा, वो कहते हैं कि दिल्ली ने क्या फैसला किया है, इलेक्शन होने वाले हैं, दिल्ली वालों ने इस बार किस जमात का चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसकी सरकार बनानी है। तो वाजपेयी जी को आपको याद होगा, उन्होंने कहा क्या मतलब है? कहा कि कश्मीर में ऐसा होता है कि जो बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का एक आम आदमी वोट डाल के इंदिरा जी को जिता भी सकता है, हरा भी सकता है, मगर कश्मीर का फैसला दिल्ली से होता है। आपको याद होगा वाजपेयी जी ने लाल किले से ऐलान किया कि इस बार जम्मू कश्मीर में
निष्पक्ष चुनाव होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन हुए, सरकार बनी। पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बनी जिसकी लेजिटिमेसी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में थी कि हमने चुनी है सरकार। टूटी फूटी है, कई जमातों की है, पर हमारी सरकार है। ये थे अटल जी जिन्होंने 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए एक जगह पैदा की। पहले कश्मीरियों को वोट पे यकीन ही नहीं था। कहते हैं वोट ए को डालते हैं, बी का ऐलान होता है, बी को डालते हैं तो सी को जिताते हैं। उसके बाद दूसरा मुझे इंस्टेंस याद है, जब हमारी पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी, फिर मुफ्ती साहब वाजपेयी जी से मिले और कहा, वाजपेयी जी आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हैं? तो वाजपेयी जी ने कहा, मुफ्ती जी क्या करूं, वो कश्मीर मांगते हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा, ये तो हमें मालूम है, कश्मीर तो किसी को देने वाली चीज नहीं है, मगर जो हमारे बॉर्डर हैं उनको बदले बगैर, इस मुल्क की सालमियत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हम रास्ते क्यों नहीं खोल सकते, ताकि वो लोग देखें हम कैसे रहते हैं, हम देखें पर्दे के पीछे क्या है। फिर इतना ही नहीं, जब वाजपेयी जी श्रीनगर आए, उन्होंने वहां पर इंसानियत की बात की। ये तो बहुत बड़ी चीज है। वो किसी भी मुश्किल समस्या का, इतनी बड़ी गंभीर समस्या का समाधान इंसानियत के दायरे में उन्होंने कहा मैं बात करूंगा। पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सीज फायर हुआ। हम तो आज रोज कहते हैं कि पाकिस्तान को इन्फिल्ट्रेशन बंद करना चाहिए, मगर वाजपेयी जी ने लाहौर जाके, वाजपेयी जी की शख्सियत ऐसी थी, वो जो चाहते थे उनका जो मुखालिफ था वो भी करने के लिए मजबूर हो जाता था। सबसे बड़ा ट्रिब्यूट जो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए होगा वो ये होगा कि उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने हमें एक रास्ता बताया है कि हमसाया दोस्त बदल सकते हो, हमसाया नहीं बदल सकते। हर समस्या का समाधान इंसानियत के दायरे में ढूंढना है। मुझे लगता है अगर हम उनके उस बताए हुए रास्ते, जैसे आजाद भाईजान ने कहा, वो सबको साथ चलाते थे, कोई भी जमात हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनके पास कोई भेदभाव नहीं था। वो लीडर बीजेपी के जरूर थे, मगर प्रधानमंत्री हम सबके थे, वो सबके प्रधानमंत्री थे। और हम उम्मीद करते हैं कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के जितनी भी समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर को लेके उनको हल करेंगे। तो साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने पेश की खराज अकीदत आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब को। और आंजहानी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बाद अगर हम बात करते हैं आंजहानी वजीर आजम राजीव गांधी की, इनकी 74वीं सालगिरह के मौके पर जम्मू में पार्टी ऑफिस पर ताज़ियती जलसे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रियासती सदर गुलाम अहमद मीर, साबिक वजीर रमन भल्ला, पार्टी तर्जुमान रविंद्र शर्मा समेत बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुन शामिल हुए। कारकुनों से खिताब करते हुए रियासत सदर ने कहा कि राजीव गांधी की बदौलत ही मुल्क में IT सेक्टर में इंकलाब आया। और इस मौके पर उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान दौरे और पंचायती इंतखाब को लेकर भी पार्टी के मौकिफ की वजाहत की। नवजोत सिंह सिद्धू को बहैसियत एक स्पोर्ट्समैन अगले नए प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया और उन्होंने उसका ऑनर किया, एक स्पोर्ट्स स्पिरिट कायम रखते हुए। और फिर वहां जाकर उनका प्रोटोकॉल कहाँ फिक्स किया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और उसमें पार्टी लाइन भी आ गई कि इंडिविजुअली उनको कुछ शख्सियात के साथ मिलने में एहतियात करना चाहिए था अपने देश के हालात को देखकर। मगर आज सिद्धू साहब की खुद की भी क्लैरिफिकेशन आई कि वो खुद उठ के किसी से मिलने नहीं गए, बल्कि वहाँ की कुछ अथॉरिटीज खुद आकर के उनको हैंडशेक किया या गले मिलाया। और गुज़श्ता दिनों वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर अमीर कबीर शाह हमदान मीर सैयद अली हमदानी का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर शाहबाद में वाक़ खानकाह फैज़ पनाह में भी उर्स का एहतमाम किया गया। सैकड़ों की तादाद में उनके मुरीद और अकीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। रात भर दरूद व अज़कार का सिलसिला चला। शब बेदारी के दौरान अकीदतमंदों ने कुरान ख़ानी की और उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। इस दौरान उलमा के ख़िताब और नात ख़ानी का सिलसिला भी जारी रहा। मेरा नाम महादेव इकबाल तांत्रे है
और जहाँ तक कल के और उसका ताल्लुक है, जो कि शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला अलैह का और उसका बनाया गया है। शाह हमदान जो यहाँ पे दीन लेके आए हैं, अगर हम उसकी बात करेंगे तो इससे पहले यहाँ जो कश्मीर हमारा है कुफरिस्तान में मुब्तला थे, बहुत जुल्म व सितम हो रहे थे यहाँ के लोगों को, उन्हें पता नहीं था कि खुदा क्या है, रसूल क्या है, और उसने उन्हें ये जान पहचान दी है कि खुदा किसे कहते हैं और रसूल किसे कहते हैं। जो कि कश्मीर में बानी इस्लाम के नाम से मशहूर हैं, मशहूर क्या बल्कि हकीकत में कश्मीर में बानी फिल इस्लाम हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी है। गांदरबल वाक़ई पब्लिक हाई स्कूल के तलबा के लिए आज का दिन यादगार साबित हुआ। तलबा को यूपीएससी एग्जाम में कामयाब हुए। 2017 बैच के फाजिल हसीब और 2015 बैच की शकील अहमद गनी से मुलाकात का मौका मिला। इस मौके पर बच्चों ने एग्जाम की तैयारियों से लेकर के उनका स्टडी शेड्यूल और सब्जेक्ट सभी चीज़ों के बारे में सवाल पूछा। तलबा ने अपने तजर्बात शेयर करते हुए यूपीएससी टॉपर्स ने कहा कि तवज्जो और इन्हमाक की ही कामयाबी की कुंजी है। तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए उनका शुक्रगुजार हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इस फैसिलिटेट किया इस इवेंट को। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सफोर्ड स्कूल डॉक्टर तारिक, उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराया बिकॉज आई नो द ज़ील एंड ज़ेस्ट ही इज़ वर्किंग विद टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन गांदरबल एंड आई एश्योर हिम कि आई विल बी ऑलवेज देयर विद माय इनपुट्स फॉर दैट। मिलिटेंसी से मुतासिर अफराद को मिलने वाली इमदाद और इस जैसे दूसरे मामलात का जायजा लेने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने स्क्रीनिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान इस तरह के कुल 11 मामलात जेर बहस आए। पुलिस, सीआईडी और आर्मी की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट पर मीटिंग में तफसीली चर्चा की गई। इस दौरान 5 मामलों में 20 लाख रुपए अदा करने की मंजूरी दी गई। हालांकि इसके अलावा 2 मामलों में सरकारी नौकरी की सिफारिश की गई, जबकि 4 मामलों को तस्दीक के लिए दोबारा कमेटी को भेजा गया। मीटिंग में एएसपी के अलावा आर्मी और सीआरपीएफ के नुमाइंदे भी शामिल हुए। यहां रुक रहे हैं छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे ईद उल अजहा से जुड़ी हुई खबरों के साथ। आप देख रहे हैं जी सलाम और अब बात करेंगे ईद उल अजहा से जुड़ी हुई खबरों की। ईद उल अजहा के त्यौहार करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त में तेजी आ गई है और जिले के दूसरे अजला की तरह बारामूला में भी दुम्बे, बकरे और दूसरे जानवरों की बिक्री के लिए मंडी लगी हुई है। ज्यादातर जानवर देही इलाकों से ही आते हैं, लेकिन बढ़ती डिमांड के पेश नजर दूसरे अजला से भी ताजिर जानवर बेचने के लिए यहां पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि देही इलाकों में रहने वाले अक्सर लोग ईद उल अजहा के लिए ही जानवर पालते हैं और बकरीद से कबल इन्हें शहरों में ले जाकर अच्छे दामों पर बेचते हैं। देही इलाकों में इसे आमदनी का अच्छा जरिया समझा जाता है। खरीदार कुर्बानी की शराइत पूरा करने वाले जानवरों को देखभाल करके खरीदता है। हालांकि इसकी कीमत फिक्स नहीं होती, लेकिन कीमत का तयन जानवर के वजन के हिसाब से तय किया जाता है। आपको बता दें कि सुन्नत इब्राहिम की इत्तबा में अरबी महीने ज़िलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को आलम इस्लाम में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल तो बहुत डिमांड था। अगर मेरे पास 500-700 बेड में 700 बेड भेजूंगा। हमारे पास इस बार माल तो बहुत कम था। कितने बेड थे आज आपके पास? हमारे पास आज तो 200-250 बेड था। 250 तो खत्म हो गया और लोग डिमांड करते हैं। बकरा ईद के नाम से जानी जाती है ईद। इस पे सबसे ज्यादा सवाब का जो चीज होता है वो कुर्बानी होती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बारामूला में किसी भी जगह कोई भी काउंटर नहीं है जहां से लोग कुर्बानी के जानवर खरीदते। ये बदकिस्मती का मुकाम है। कोई भी अरेंजमेंट शीप डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से नहीं है। बारामूला टाउन में जैसे पिछले सालों में देखा जाता था, इस ईद पे 2-4 काउंटर शीप डिपार्टमेंट की तरफ से होते थे, जहां से लोगों को मुनासिब रेटों पर, मुनासिब दामों पर जानवर लेते थे और कुर्बानी करते थे।
गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस दफा कुर्बानी के जानवरों के रेट में खासा इजाफा देखा जा रहा है। ताजिर अपने लिहाज से इसकी कीमत तय करते हैं। डिमांड और सप्लाई का रूल बकरीद के मौके पर भी दिखाई देता है। मकामी लोगों का कहना है कि शिप हस्बेंड्री महकमे का काउंटर न होने के सबब ताजिर मुंह मांगी कीमत मांगते हैं। इसके अलावा जानवरों के खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी मकामी लोग परेशान हैं। हालांकि ज़रूरी अशिया की कीमतों पर नज़र रखने के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से सरप्राइज चेकिंग की जा रही है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई देता है। मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वहीं गांदरबल में भी मंडी में खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। लोग अपनी हैसियत के हिसाब से कुर्बानी के लिए बकरे और दुम्बे के अलावा बड़े जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं। गैरानी का असर अब त्योहारों पर भी पड़ने लगा है और ये वजह है कि बाहरी अजला से आए हुए कारोबारी मायूस दिख रहे हैं। दिखने में खूबसूरत और मजबूत जानवरों की ज्यादा डिमांड है, लेकिन इनकी कीमत भी ज्यादा है। वाज़ेह हो कि कुर्बानी की चंद शराइत होती हैं जिसके तहत खास तौर से जानवर को खरीदा जाता है और सेहतमंद होना चाहिए जानवर और 1 साल से ऊपर का होना चाहिए। बीमार या फिर किसी किस्म का नुक्स न पाए जाने वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती है। आपको बता दें कि ईद उल अजहा का त्यौहार सुन्नत इब्राहिम को याद करते हुए मनाया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि अजीज से अजीज तर शय को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो। इस साल खरीदारी कम हो रही है और माल पीछे से महंगा है, खरीदार नहीं आते खास। और दौरान देखूंगा 2-3 दिन में देखूंगा, खरीदार आएंगे तो बेचूंगा, नहीं तो वापस ले जाऊंगा। सोचना चाहिए ना सरकार को। सरकार हमारे बारे में कुछ सोचती नहीं है, गरीब लोगों के। हमको इसी माल से फायदा है और हमारा खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। बस हम यही काम करते हैं। जैसा हमने माल बनाया, जैसा चल रहा था ईद पे, वैसा कुछ दिखता नहीं है लोगों में ऐसा दम, क्योंकि जैसा कस्टमर आते थे वैसा कुछ आज दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। महंगाई हो गई है, लोग खाली हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास। नहीं लग रहा है कि ईद परसों 2 दिन रह गए ईद को, आज से भीड़ होती थी, कहीं नहीं दिख रहे हैं कस्टमर। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं खास तौर से गांदरबल की तस्वीरें, जहां पर बड़ी तादाद में जानवरों को, कुर्बानी के जानवरों को खरीद फरोख्त के लिए लेकर आया जाता है। लेकिन अब महंगाई का असर इन त्योहारों पर भी पड़ रहा है। और श्रीनगर की मार्केट में भी धीरे धीरे खरीदारों की भीड़ बढ़ रही है। गुज़िश्ता दिनों बंद और हड़ताल के सबब बाजार में मंदी छाई हुई थी, लेकिन अब खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बाजार में दिखने लगी है। मंगल को मार्केट में भारी चहल पहल रहने का इम्कान है। ईद के बारे में रश के मामले में जो पहला होता था वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि ये पहले रश बहुत होता था, लोगों का जो पटरी परोश है उनका भी काम बहुत अच्छा होता था दुकानदारों के साथ साथ, जो कि आज हम देख रहे हैं कि आप भी देखिए कि रश के मामला कुछ नहीं है। सुबह से 6 बजे से स्टार्ट होता था, आप देख सकते हैं आज 10 साढ़े 10 हो गए, तब भी रश दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल में लोगों के पास पैसे भी नहीं है, इसलिए कोई खरीदारी नहीं हो रही है बाजार में। और ये जो वजह है 35A जो है इसकी वजह से भी बहुत रश कम हुआ है। लोग बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं, रश भी बहुत कम है बाज़ार में। आप खुद देख सकते हैं, किसी के पास कोई खरीदार नहीं है, किसी दुकानदार के पास हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, जैसे फीका फीका लग रहा है सारा कुछ। यहाँ पे ईद दिख ही नहीं रही है कि हमें किसी साइड से ईद लगे ही है। उधर बड़गाम में ईद उल अजहा के पेश नजर सिविल इंतजामिया ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर सैयद सहरीश असगर ने खुर्द-ओ-नोश की अशिया की कीमतों पर नजर रखने के लिए एडीसी की क़यादत में एक टीम तश्कील दी है। इसके अलावा उन्होंने बल्दिया से वाबस्ता अहलकारों को शहरी इलाकों बिलखुसूस ईदगाह के करीब साफ सफाई रखने की हिदायत जारी की है। जो अफराद कुर्बानी नहीं कर सकते उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री महकमे की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर पर डिस्काउंट सेल काउंटर कायम किया गया है। इसी तरह का काउंटर कोऑपरेटिव महकमे की जानिब से भी लगाया जाएगा। जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए एक खास जगह मुख्तस की गई है और इन जगहों पर वेटरनरी महकमे का अमला भी तैनात रहेगा। डीडीसी ने एडीसी और एसडीएम को हिदायत दी कि मुनाफा और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
जम्मू में भी ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर बाजारों और बकरा मंडियों में भीड़ लगने लगी है, लेकिन गिरानी का असर यहां भी दिख रहा है। बकरीद करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी आसमान छूने लगती हैं। हालांकि मुताल्लिका महकमों ने इसकी कीमतें तय कर रखी है, लेकिन कुर्बानी के जानवरों के कारोबारियों का कहना है कि सरकारी शराइत की पाबंदी करने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन इसकी वजह से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। बल्दिया भी इस मामले में मजबूर ही दिख रहा है। और इधर पुंछ के मंडी तहसील में सब्जिया के छंबर गांव में एक हादसा पेश आया। इस हादसे में 21 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें मंडी के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। वाज़ेह हो कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस सुबह 8 बजे एक टिप्पर के साथ टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 21 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए और वहां से गांव वालों की मदद से जिन्हें मंडी हॉस्पिटल लाया गया और इनका इलाज चल रहा है। लोगों का कहना है कि बस सब्जिया से पुंछ आ रही थी तो छब्बर गांव के पास टिप्पर से टकरा गई। वहीं लोगों ने इल्जाम लगाया कि मंडी हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी के कारण जख्मियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इधर जम्मू में बीजेपी कारकुनान ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की याद में त्रिकुटा नगर इलाके में प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया। इस मौके पर MP जुगल किशोर शर्मा, साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता समेत कई बड़े रियासती बीजेपी लीडर इस ड्राइव में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। प्लांटेशन ड्राइव के दौरान लीडर ने कई तरह के पेड़ लगाए। MP जुगल किशोर की माने तो लगाए गए पेड़ तिब्बी खुसूसियात से लबरेज हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह लंबे वक्त तक लोगों की खिदमत करेंगे। अटल जी की याद में, अटल जी की जो उम्र थी वो इस समय 93 साल थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम जो है वो देश के लिए किया। उन्होंने ऐसा काम किया जैसे एक वृक्ष जो है, फलदार वृक्ष जो है वो अपने लिए तो कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरों के लिए पूरी उम्र जो है वो सेवा करता रहता है। उसका फल जो है वो पूरी संसार, पूरी दुनिया, जो पूरे लोग जो है वो खाते हैं। इसी तरह अटल जी ने भी जो है वो काम किया है देश के लिए। तो उनकी याद में ये जो पौधे जो लगाए जा रहे हैं ये इसीलिए कि इनकी भी लंबी उम्र हो और अटल जी की तरह ये भी लोगों को जो है वो अपनी सेवाएं देते रहें, लोग इनके फल खाते रहें, इनकी जड़ी बूटियों से इनके जो दवाइयां बनेंगी उससे जो है लोग ठीक होते रहें। मुझे लगता है कि अटल जी की छवि को देखते हुए ये ऐसा माना गया है कि उनकी याद में जो जो समय बीतेगा उनकी याद इसी बहाने रहेगी और सभी कार्यकर्ताओं ने 93 पौधे यहाँ पर लगाने का कार्यक्रम बनाया है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के सभी कार्यक्रम हम सभी मंडलों में करेंगे और अटल जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और दमहाली हांजीपुरा में वाक़े हजरत सईद अली समनानी ज़ियारतगाह पर आने वाले ज़ायरीन एक अजीब सी परेशानी से दो चार हैं। खुदगर्ज किस्म के चंद अफसर ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए बनवाए गए बैतुल खला पर जबरदस्ती ताला चढ़ा दिया है। लाखों खर्च करके सरकार ने इसकी तामीर करवाई थी, लेकिन यहां पर आने वाले ज़ायरीन इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रफ़े हाजत के लिए इन्हें दूसरे इंतजाम करना पड़ता है। वाज़ेह हो कि यहाँ पर मकामी लोगों के अलावा दूर दराज के इलाकों से भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं। इसके अलावा मकामी लोगों ने ज़ियारत शरीफ तक आने वाले रास्ते को भी पक्का करने का मुतालबा किया है। हमारे मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पीछे जो बाथरूम लगे हुए हैं इसमें कम से कम एक्सपेंचर हुआ होगा कम से कम 7 लाख का। हमारे यहाँ ज़ियारत पर बहुत सारे लोग आते हैं, खासकर औरत आते हैं, औरत लोग आते हैं। और मेन प्रॉब्लम यही है कि वो इंसान जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। कम से कम उनको पेशाब करने के लिए उनकी बाथरूम की ज़रूरत थी। बाथरूम बनाए गए हैं लेकिन इनको अभी भी ताला लगा हुआ है। हम ये गुजारिश करना चाहते हैं SDM नूराबाद से और DC साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे पीछे जो बाथरूम लगे हुए हैं इनको मेहरबानी करके खोल दिया जाए, इनको यूज़ में लाया जाए। हमें ये गुजारिश है कि अगर ये बाथरूम बनाए यहाँ पे तो इनको तकरीबन 6-7 लाख रुपया गवर्नमेंट ने लगाया। आज हम गवर्नमेंट DC साहब से अपील करना चाहते हैं कि अगर इसको पैसे लगे, आज यहाँ पे लोग आते हैं, औरत आती है, कोई मर्द आता है, यहाँ पे वो जंगल में जाता है, वहाँ पे मुँह हाथ धोता है, क्योंकि अगर बाथरूम बनाए तो इनको बंद क्यों रखा है। तो रोड में यही है, अगर मैकडम डाले जाए तो वो तो बहुत अच्छा है। एक ड्रेन, जो बारिश है, बारिश में बहुत मुश्किल आता है। दूसरा ज़ियारत शरीफ के उस तरफ से रास्ता जाता है, पैदल रास्ता, लेकिन वो ना गवर्नमेंट बना रही है ना सिविल बना रहा। लोग चिकट में फंस के मर रहे, लेकिन लोगों ने ये रास्ता ही छोड़ दिया।
इधर सरकार ने चीन में बने पतंग मांझा के बचने पर रोक लगा दी, बेचने पर रोक लगा दी है। चीन में बने पतंग मांझे के बेचने पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके जम्मू के बाजारों में चीन का मांझा बेचा जा रहा है। चीन के मांझे की बिक्री को लेकर जम्मू में स्कूली बच्चों में एहतजाज किया गया। दरअसल चीन में बना मांझा बेहद खतरनाक है। इस मांझे में खतरनाक केमिकल लगा हुआ है, जिस किसी को भी इसका कट लगने पर जख्म ठीक नहीं होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। सरकार ने इसके बेचने पर रोक लगा रखी है। बावजूद बाजार में इसे चोरी छिपे बेचा जा रहा है। रैली के माध्यम से, जिसमें 3 स्कूलों के हमारे पास बच्चे आए हुए हैं, ये लोगों में एक मैसेज देना चाहते हैं कि चाइनीज डोर कितनी खतरनाक है। इस डोर की वजह से पूरे हिंदुस्तान में कई रियासतों में लोगों की डेथ हुई, किलिंग हुई है। दिल्ली में 4 साल की रुशी मारी गई, बहुत सी रियासतों में डेथ हुई। आज हम मार्केट में लोगों को ये अपील करना चाहते हैं कि ये चाइनीज डोर बड़ी खतरनाक है, इसका इस्तेमाल बंद कीजिए। मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि अपने बच्चों से इस चाइनीज डोर को दूर चाइनीज डोर से दूर रखें, ताकि कोई बच्चा, किसी का भी कोई बच्चा किसी के घर का कोई चिराग न बुझने पाए। अगर पतंगबाजी कर रही है तो जो हमारी ट्रेडिशनल पतंगबाजी जैसे हुआ करती थी, जो गट्टू का गोला पिन का, उससे इस्तेमाल कीजिए, कॉटन थ्रेड इस्तेमाल कीजिए। और युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह के यौम विलादत यानी कि 23 सितंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किए जाने की मांग की है। इसको लेकर के जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कि राजपूत महासभा के सदर राजवीर सिंह ने कहा कि पहले भी कई बार इस मांग को उठाया गया, लेकिन जम्मू के लोगों की इस मांग को हमेशा अनदेखा किया गया। उन्होंने गवर्नर NN वोरा से अपील की कि गवर्नर रूल के दौरान खासतौर से उनके इस मुतालबे को माना जाए। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका मुद्दा यह है कि हम गवर्नर साहब से यह अपील करना चाहते हैं कि गवर्नर साहब आने वाली 23 सितंबर को जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी लागू हो, क्योंकि आप पिछले 10 साल से JNK के गवर्नर हैं और JNK की हर एक नब्ज को आप जानते हैं। मैं गवर्नर साहब से यह अपील करना चाहता हूं कि डोगरों का जो मान और सम्मान महाराजा हरि सिंह जी हैं, उनके जन्मदिन दिवस पर जल्द से जल्द छुट्टी हो। और जम्मू के नगरोटा इलाके में कश्मीरी पनाहगुज़ीर नौजवानों के लिए मोटिवेटेड प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोटिवेट किया गया। करियर काउंसलिंग कम गाइडेंस प्रोग्राम नाम के इस प्रोग्राम में कश्मीरी नौजवानों को कई IAS IPS अफसरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। साथ ही इम्तहान के तय उनके कई पहलुओं की जानकारी भी उन्हें दी जा रही है। उन्हें एग्जाम देने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। इस मौके पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर अशोक एमा बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। प्रोग्राम का एहतमाम हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी नाम के NGO की जानिब से किया गया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। उधमपुर के सलाथिया चौक में पैंथर्स किसान काउंसिल की जानिब से अपनी मांगों को लेकर एक रोजा एहतजाज किया गया, जिसमें कि किसानों की जमीन के मुआवजे की मांग की गई। इस मौके पर पैंथर्स पार्टी के सदर और साबिक MLA बलवंत सिंह मनकोटिया ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन पर पक्के घर बन गए, सरकारी दफ्तर खोले गए। 50 साल से किसान अपनी जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मुतासिर किसान कई बार अपने मामले को लेकर सरकार और इंतजामिया से कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुतासिर किसानों ने उनकी परेशानी का हल नहीं होने पर 10 दिन बाद भूख हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत में, खास तौर पर जिला उधमपुर में, उसके विरोध में पैंथर्स पार्टी यहां प्रदर्शन कर रही है और यहां से एक अजलास की शक्ल में डिविजनल कमिश्नर तक जाएंगे, वहां मेमोरेंडम भी देंगे और जो उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर और SSP जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से एजेंट बने हुए हैं।
सोपोर पुलिस को नशे का कारोबार करने वाले तस्करों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। सोपोर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सोपोर के एसडीपीओ ने जानकारी दी कि खुफिया इत्तला पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए मुजफ्फर अहमद और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से कई नशीली और पाबंदी वाली दवाएं बरामद हुई, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर सोपोर के ही रहने वाले हैं। आई थी पुलिस स्टेशन सोपोर को 2 ड्रग पेडलर्स के बारे में, तो ये ऑन स्पॉट पे गए तो इन्होंने 2 बंदों को वहां से अरेस्ट करके लाया। उसमें एक का नाम है ताहिर अहमद मलिक और आसिफ मजीद शेख। जो ताहिर अहमद मलिक है ये शेख साहब सोपुर का रहने वाला है और आसिफ मजीद शेख ये चिंकीपुरा सोपुर का रहने वाला है। इनसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ। कुछ कोडीन की बोतलें हैं, 750 कैप्सूल स्पासपोप्रोक्सिमान के रिकवर किए। तो सोपुर पुलिस स्टेशन में इसका एफआईआर लॉन्च हुआ। एफआईआर नंबर है 230/2018 8/22 एनडीपीएस में रजिस्टर हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इधर अमरनाथ यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। रक्षाबंधन पर होने वाले बाबा अमरनाथ के आखिरी दर्शनों के लिए रिवायती छड़ी मुबारक आज पहलगाम पहुंच गई। इसमें बड़ी तादाद में साधु संत और अमरनाथ यात्री शामिल रहे। छड़ी मुबारक पहलगाम रूट से कई मंदिरों में पूजा करते हुए आगे बढ़ेगी और इसके पहले श्रीनगर से पट्टन पहुंची छड़ी मुबारक को अकीदत और एहतराम के साथ स्नान कराया गया और इसके बाद छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंची। यहां पर 2 दिनों तक छड़ी मुबारक को रखा जाएगा, जिसके बाद फिर से छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ेगी। आपको बता दें कि इस साल तकरीबन 6 लाख से ज्यादा अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच पट्टन के मातन मंदिर के पास पहुंचने के बाद मजहबी एकता की शानदार मिसाल देखने को मिली। दरअसल छड़ी मुबारक का बेसब्री से इंतजार कर रहे मुसलमानों ने छड़ी मुबारक के मंदिर पहुंचने पर जोरदार इस्तकबाल किया। इतना ही नहीं, मकामी पंडितों के साथ पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों ने भी पूजा में हिस्सा लिया। उन्होंने न सिर्फ भगवान के भजन गाए बल्कि आरती में भी शामिल हुए। छड़ी मुबारक के साथ यात्रा कर रहे साधु संतों और यात्रियों के लिए नाश्ता, चाय, पानी का भी इंतजाम मकामी मुसलमानों की तरफ से ही किया गया था। सावन का महीना शुरू होते ही देवों के देव महादेव के भक्त उन्हें खुश करने के लिए कोशिश करने लगते हैं और इस सिलसिले में उन्हें खुश करने के लिए भक्त दूर दराज की नदियों से जल लाकर उनकी पूजा करते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। जम्मू में सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर 30 कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा निकाली और शंभू मंदिर से शुरू होकर शिव कौड़ी मंदिर तक ये यात्रा पहुंची। भक्तों ने शंभू मंदिर से जल उठाकर शिव कौड़ी मंदिर तक पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस दौरान भोलेनाथ के नाम से जयकारों से रास्ते गूंज उठे। दीगर मसनूआत के साथ साथ खुर्द और नोश की अशिया बनाने वाली कंपनियां भी अब जम्मू कश्मीर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगी हैं और इस सिलसिले में ताज़ा नाम है राजस्थान की कंपनी व्यांका विदर्भ का। मस्टर्ड ऑयल बनाने वाली इस कंपनी ने आज श्रीनगर में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। इस मौके पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विदर्भ व्यास ने कहा कि कश्मीर में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के प्रोडक्ट मयारी सतह के हैं और ये सेहत के लिए भी मुफीद साबित होंगे। वाज़ेह हो कि रियासत में ज्यादातर नेचुरल मस्टर्ड ऑयल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी लिमिटेड कंपनी है, वी आर वेंकी इंडिया लिमिटेड। कंपनी के अंदर करीब 15 प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स मिलाकर नंबर है। जब हमने बोर्ड मीटिंग करी कि हमें जम्मू कश्मीर का मार्केट शुरू करना है तो मुझे 14 लोगों से ना का सपोर्ट मिला कि हम इस मार्केट में नहीं जाएंगे। मार्केट सेफ नहीं है, मार्केट आधा टाइम बंद रहता है और जो भी हालात यहाँ के रहते हैं हमेशा, जिन पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने ऐसा वहाँ फील नहीं करा। इन 45 दिनों में मुझे कश्मीर में जो प्यार मिला, मुझे अपने किसी भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं मिला। एक अनजान आदमी जिससे मैं पहली बार यहाँ आके मिला, जिसने हमारे को सपोर्ट करा और हमें सुपर स्टॉकिस्ट तक का सफ़र तय कराया, आरिफ उनका नाम है, उनसे हमारी जयपुर में मुलाकात हुई। उसके बाद हम जब यहाँ आए, ये 45 दिन मुझे अपने घर की एक बार भी याद नहीं आई। इतना प्यार मुझे यहाँ से मिला। और जो लोगों का मानना है कि कश्मीर जाके काम नहीं करना चाहिए, वहाँ का माहौल ख़राब है, वहाँ का ये, इन 45 दिनों में मैंने एक भी दिन ऐसा महसूस नहीं किया। हम राजस्थान से स्ट्रेट अवे आपके लिए राजस्थान के खेतों से निकली हुई सरसों का तेल यहाँ लेकर आ रहे हैं। कश्मीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है प्रोडक्ट को। हमारा पावर और गोल्ड मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे हमने लॉन्च किया है। दोनों ही अच्छी क्वालिटी की मस्टर्ड ऑयल है, प्रीमियम मस्टर्ड ऑयल है। जैसा कश्मीर के लोगों को मस्टर्ड ऑयल पसंद है, जिसमें धुआं ना उठे, जिसमें धांस नहीं आए, उस तरह का प्रोडक्ट हमने यहाँ के लिए लेकर। भदरवाह में इंडियन आर्मी के राष्ट्रीय राइफल्स और भदरवाह की यूथ एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक्किद 2 रोजा दंगल का इनेकाद किया गया। दंगल में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि
पड़ोसी रियासतों से भी पहलवान अपनी जोर आजमाइश के लिए पहुंचे। इस मुकाबले को देखने के लिए हजारों की भीड़ पहुंची थी। चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको इस खबर के साथ। ये नज़ारा भद्रवाह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का है। भीड़ ऐसी कि जिसे जहां जगह मिली वहीं एडजस्ट हो गया। क्या दीवार क्या पेड़, बसों पर भी लोग जैसे तैसे लटके हुए थे। सबकी नजरें स्कूल के मैदान पर, और मैदान अखाड़ा बना हुआ था। दरअसल अशोक चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल जैसे एजाज से नवाजे गए नायक सूबेदार चुन्नी लाल को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए भद्रवाह में शानदार दंगल का इनेकाद किया गया। दंगल राष्ट्रीय राइफल और यूथ एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक्किद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा कई रियासतों से पहलवान अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे थे। भारत को पहली बार ओलंपिक्स में 1953 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और उनका नाम था श्री केशव यादव। ये खेल माना जाता है कि हिंदुस्तान के प्लेन्स इलाके में काफी मशहूर है, पर मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई पहली बार कि इस खेल को हम अपने भद्रवाह डोडा जैसे पिछड़े इलाकों में भी इतने खुशी से मनाते हैं। और ट्रेडिशनली इस ट्रेडिशन को, जो भारत की एक ट्रेडिशन है, उसको हमने जिंदा रखा है। हमारे इसी इलाके के एक बहादुर सपूत नायब सूबेदार चुन्नी लाल, जो कि आज की डेट में हिंदुस्तान की फौज के सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस खेल को आयोजन किया। मुकाबले का दूसरा और आखिरी दिन था। पहलवानों में जोश भर रहे थे ढोल और नगाड़ों की आवाजें। कोई किसी से कम नहीं। सभी मुकाबले इतने दिलचस्प कि किसी के जीत हार का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। पहलवान अपने दांव पेच आजमा रहे थे। एक दूसरे को चारों खाने चित करने के लिए जोर आजमाइश हो रही थी। पहलवानों के एक एक दांव पर लोगों का शोर पूरी वादी में गूंज रहा था। पहलवान अपने मध्य मुकाबिल को धूल चटाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। हारने वाले हों या जीत दर्ज करने वाले, दंगल में हिस्सा लेकर पहलवान भी खुश नजर आए। दंगल भद्रवाह का इतना अच्छा दंगल है, कोई जब भी हम आते हैं इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। और आर्मी वाले भी बहुत अच्छी खेल बहुत अच्छा करा रहे हैं खेल। और कमेटी ऐसी अच्छी है कि आर्मी के साथ मिलकर और पहलवानों और पब्लिक का इतना सहयोग है, जहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं। कम से कम ये दुनिया कोई 20,000 दुनिया होगी जहाँ दंगल में। और यही शौक है रखते हैं कुश्ती का। जोश अच्छा है कुश्ती के लिए, कुश्ती की बहुत अच्छी है भावना है लोगों की। तो मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को भी अच्छे रास्ते लगाना चाहिए। और बड़े अच्छे लोग हैं आर्मी वाले, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और कुश्ती का मुकाबला हिंदुस्तान में नया नहीं है। काफी पहले से मुल्क के तकरीबन हर हिस्से में दंगल का इनेकाद किया जाता था। ब्रिगेडियर नरेंद्रजीत सिंह ने अपने खिताब के दौरान दंगल को भद्रवाह में जिंदा रखने के लिए ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया भी अदा किया। हम अपने यूथ के लिए, डोडा भद्रवाह के यूथ के लिए जितना हमसे बन पाएगा हम आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। और इसी खेल में नहीं, बाकी खेलों में भी जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, फौज की जरूरत पड़ेगी, हम अपना योगदान इतना यकीन दिलाते हैं कि आपसे बढ़कर उसमें योगदान करेंगे। आखिर में मैं फिर से ऑर्गेनाइजर्स और इसमें भाग लेने वाले जितने भी प्रतियोगी हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। जय। इस मुकाबले का दूसरा पहलू भी है। एडीसी पवन कुमार और पंजाब से कुश्ती लड़ने आए पहलवान मुराद अली मानते हैं कि दंगल नौजवानों को नशे से दूर रखने का एक अच्छा जरिया है। जो रेसलिंग करता है उसको ये होता है कि मैं नशे से दूर हूँ, और जो अपने रिश्तेदार है, अपने घर वाले, वो भी नशे से दूर रखे। इंडियन आर्मी, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भद्रवाह, पुलिस भद्रवाह और भी तमाम लोग और तमाम डिपार्टमेंट्स और तमाम सीनियर सिटीजन्स और ख़ास करके आप जो मीडिया के लोग हैं, पूरा सबका जो सहयोग जो है कल से यहाँ पे हुआ। इसके बावजूद कि कल यहाँ पे जो है एनुअल मचेल यात्रा भी जो है पार्डर के लिए रवाना हुई थी, उसके साथ साथ कल भी लोग 11 बजे से लेकर
पूरे दिन भर यहाँ रहे और आज भी, और जिस कुश्ती का मुजाहरा जो है यहाँ पे हुआ और जिस खेल भावना से लोग जो इसका लुत्फ़अंदाज हो, तो इस चीज़ से ये साफ बात अयां होती है कि ये खेल जो हैं ये प्राचीन, जिसको हम भद्रवाही में छिंज भी कहते हैं, तो ये जो है पूरे यहाँ पे ज़िला हमारा जो है पूरे हर जगह होता है। दंगल में दांव पेच आजमाने और लोगों की तालियां बटोरने वाले पहलवान अखाड़े से भाईचारे की मिसाल भी पेश कर गए। एक दूसरे पर दांव आजमाने वाले पहलवान रिंग के बाहर एक दूसरे के साथ गले मिलते दिखे। नजारा अपने आप में सब कुछ बयान कर रहा था। मुकाबले में हर मजहब के लोग शामिल थे जो अखाड़े से मोहब्बत का पैगाम दे गए। भद्रवाही से जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट।